उसने ज़बरदस्ती मतलब मेरे कपड़े वगैरह निकलवा दिए, ब्लैकमेल करके वो वीडियो शूट करके बोलते हैं ला आधार दिखा, कहाँ से आ गया? ये लड़कियाँ ही नहीं केवल लड़के भी फँस रहे हैं आजकल। पुलिस इसमें एफआईआर नहीं करती है, हमारी एफआईआर 5 दिन के बाद हुई। बोलते हैं पहले वो जगह दिखाओ कहाँ हुआ ये घटना, कई केसेज़ में तो हत्याएँ तक हो जाती हैं एक्सटॉर्शन के बाद। वो तो भगवान का शुक्र है कि हमारा जीवन बचा। पूरी दिल्ली में हल्ला मच जाए, पूरे देश में हाहाकार हो जाए। ऐसे नीचों को जीने का हक है जो जिसकी ज़िंदगी किसी की छीन ले। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, तो जीवन को कोई क्या कर देगा? हमारी जो आइडेंटिटी है वो सीक्रेट रखती है पुलिस, लेकिन हाँ, परेशान ज़रूर करती है, मज़ाक सा उड़ाती है। लेकिन अगर आप हिम्मत से आगे बढ़ेंगे, तो परमात्मा आपकी सहायता करेगा और पुलिस दोस्तों, आज हमारे साथ एक मेहमान हैं जो डेटिंग स्कैम के विक्टिम हैं और आज ये आपको अपनी आप बीती सुनाने जा रहे हैं। हम आपके सामने वो सारी बातें रखने जा रहे हैं जो ये इस बातचीत के दौरान बताएंगे। ये खुद भुक्तभोगी हैं। हम इनका नाम और शहर नहीं बता रहे हैं क्योंकि इनका नाम और शहर जानने से ज्यादा जरूरी ये है कि जो इनके साथ हुआ है कहीं आपके साथ, आपके भाई के साथ, आपके पड़ोसी के साथ, आपके किसी रिश्तेदार के साथ ना हो। हम इस बातचीत के दौरान बात करेंगे कि कैसे समलैंगिक संबंध बनाने के मकसद से डेटिंग ऐप पर गए लड़कों के साथ हो जाती है लूट और कैसे वो सामाजिक शर्म के डर से शिकायत भी नहीं कर पाते हैं, पुलिस से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। डेटिंग ऐप के जरिए अगर आप किसी अजनबी से मिलने जा रहे हैं तो उससे पहले कई बार सोचिए। ये गैंग कई सारे शहरों में सक्रिय हैं और लड़कों को डेटिंग ऐप पर बनाया जाता है निशाना। लड़कों के साथ, मर्दों के साथ, पुरुषों के साथ तमाम तरह के अपराध हो रहे हैं। हमने बहुत सी कहानियां हाल फिलहाल के अखबारों में पढ़ी हैं, लेकिन ये एक ऐसा मौका है हमारे चैनल पर जहां एक खुद भुक्तभोगी आए हैं जो अपनी आप बीती सुनाएंगे, आपको बताएंगे इनके साथ क्या हुआ। और यकीन मानिए दोस्तों, जो इनके साथ हुआ है वो किसी के भी साथ हो सकता है। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम आपको वो पूरा सच बताएं जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो महोदय, आपका स्वागत है। अब मैं चाहूंगा कि आपके साथ जो हुआ वो आप हमारे दर्शकों को बिल्कुल उसी तरह से बताइए जिस तरह से आपने उसे अनुभव किया और आपने इससे क्या सबक सीखा है और आप लोगों को क्या सीख देना चाहते हैं, प्लीज। आजकल पूरे देश में बेरोजगारी और नशे के कारण बहुत सारी मतलब समस्याएं बढ़ रही हैं, क्राइम बढ़ रहा है। उसमें से एक जो प्लेटफॉर्म आजकल जो क्रिमिनल्स को मिल गया है वो है डेटिंग ऐप। जो डेटिंग ऐप एक्सटॉर्शन है, इसमें बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि फॉरेन एमएनसीज से चलती हैं, जस्ट लाइक टिंडर, ग्रिंडर एंड स्कफ, ब्लूड। बहुत सारी ऐप्स हैं और नाम तो सबको पता ही है, और आजकल तो फेसबुक, इंस्टाग्राम सबके द्वारा ही हो रहा है। पहली बात तो यही है, अजनबी पे किसी पे विश्वास करके उनसे हम मतलब एक नंबर लेके थोड़ी-सी बात करके मिलने चले जाएँ अगर उनके पास, तो उसके बाद क्या रस्म हो सकता है, इससे आपको पता चलेगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैं एक डेटिंग ऐप पर था और उसके बाद एक फ्रेंड से बात हुई। उसने बोला कि फ्लिपकार्ट में मैं काम करता हूँ, टीम लीडर हूँ, और वीकेंड पे मिलने के लिए बुलाया और एक मेट्रो पे वो आया लेने। और जैसे ही बाइक पर मैं उसके साथ मतलब, क्योंकि वीडियो कॉल तो पहले हो गई थी लेकिन वो व्हाट्सएप नंबर ही दिया था, और मैं कॉलिंग नंबर लेना इस तरीके से मतलब मैंने फ़ोर्स नहीं किया, उसने दिया भी नहीं था। और यही एक मेरी भूल रही, उनकी आइडेंटिटी को मतलब ट्रेस करने में बड़ी दिक्कत बाद में हमें हुई जब एफआईआर करानी पड़ी। तो इसमें क्या है कि वो ले गया अपने वहाँ, पहले तो ताला खोलता है और जैसे ही रूम के अंदर हम बैठे ही थे, 30 सेकंड से 1 मिनट हुआ होगा, उसने ज़बरदस्ती मतलब मेरे कपड़े वगैरह निकलवा दिए और ऐसे ही 5-6 गुंडे वहाँ आ जाते हैं और फिर मार-पीट, क्या कर रहे हो हमारे घर में, क्यों घुस आए? इस तरीके से ब्लैकमेल करके वो वीडियो शूट करके बोलते हैं ला आधार दिखा, कहाँ से आ गया? ये तो हमारा घर है, कोठा बना दिया। इस तरीके से बदतमीज़ी करते हैं। और ये केसेज़ अब केवल दिल्ली और एनसीआर में नहीं, पूरे देश में मैंने देखे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से कोलकाता, पूरे देश में ये हो रहा है। 100 से ज़्यादा केस तो मैंने पिछले 3 महीने में देख लिए। तो ये बुला के उसके बाद मोबाइल ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश करते हैं, कपड़े सारे दूर रख देते हैं ताकि मतलब हम पहन ना पाएँ, बाहर भाग ना पाएँ। 4-5 इनके गुंडे होते हैं, कम ऐज के ही होते हैं, मोस्टली तो 18-20 साल के, 22-25 साल के। और इन्होंने
जो है पहले से ही बहुत मॉडस ऑपरेंडी है इनकी। लड़कियाँ ही नहीं, केवल लड़के भी फँस रहे हैं आजकल। प्लीज तो उसके कंटिन्यू। बाद फिर ये लोग बुलाकर ना जैसे ही मतलब हम एंटर कर जाते हैं रूम में, 4-5 गुंडे आ जाते हैं और उसके बाद फिर से ये मतलब मोबाइल खींचने लगते हैं और मोबाइल नहीं देते तो फिर मार-पीट करते हैं, धक्का-मुक्की, लातों से चाटा-वाटा मारते, गाली-गलौज करते हैं बदतमीज़ी से। मतलब एक आदमी का बहुत तिरस्कार करके पूरा उसको नीचा गिरा देते हैं और आदमी को लगे बड़ा हीन भावना कि हमने मतलब क्या पाप कर दिया। जबकि वी आर नॉट ए क्रिमिनल, यू आर ए क्रिमिनल। लेकिन हमने कोई गलती नहीं की है, जस्ट एक आदमी का विश्वास होता है। हम पृथ्वी पर आए थे, नोबडी नोज़ अस, लेकिन जब हम जन्मते हैं, बड़े होते हैं, बहुत सारे लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, पहली बार में तो सभी नए होते हैं। तो इस तरीके से लेकिन आजकल विश्वास का जो कत्ल हो रहा है और मतलब एक साइबर क्राइम एक तरीके से बन गया है और आधार वगैरह मिसयूज़ करके ये सारे बैंक अकाउंट खंगाल लेते हैं। अब मेरे केस में क्या हुआ, जैसे ही मतलब मैंने पासवर्ड नहीं खोला, वो पैटर्न खुलवाना चाह रहे थे। मैंने कहा मैं नहीं खोलूँगा, ये क्या बदतमीज़ी है? बोले नहीं खोलना पड़ेगा और नहीं तो फिर मार पीटने लगे, ज़मीन में गिरा लिया, मारने लगे। 5-6 लोग आ गए, अब क्या करोगे? जान बचाने के लिए मेरा गला दबा लिया, 5 से 1-2 मिनट तक दबाए रखा। तो फिर मैंने कहा भई अब तो जान बचानी है, उस चक्कर में मैंने फिर पासवर्ड अपना पैटर्न खोल के दिया सिर्फ़। उसके बाद जैसे ही मैंने खोला उनका काम हो गया, सारे डॉक्यूमेंट मोबाइल में होते हैं और सारा जो है बैंक की डिटेल्स वग़ैरह तो वो जो है चुरा लेते हैं। कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया और उसके बाद फिर जो है 7 घंटे मैं किडनैप रहा, 7 घंटे। 2 मेरे साथ क्रिमिनल मेरे साथ थे और बाकी 4-5 लोग बाहर मेरे मोबाइल से लूट करने लगे। सबसे पहले ये आधार निकालते हैं और आधार निकाल के फिर जो है जितने भी बैंक से लिंक होती हैं, सिम निकाल के आजकल मेथड इन्होंने ढूँढ रखे हैं, उसको नए सिम में डालते हैं मोबाइल में। सारे वो जो है पिन को रीसेट कर लेते हैं आधार कार्ड से, ओटीपी प्राप्त कर के आधार कार्ड का मिसयूज़ करते हैं। और मेरे अकाउंट से 6-7 घंटे में इन्होंने सवा डेढ़ लाख निकाल लिया और 1 लाख रुपए की ट्रांज़ैक्शन फ़ेल हो गई। पहले मेरे मोबाइल से निकाला, मोबीक्विक में भेजा, 10,000, 20,000, 50,000, 60,000 ऐसे करके। मोबीक्विक से फ़ोनपे में भेजा और फ़ोनपे से इन्होंने आईडीबीआई जो अकाउंट था, जो ऑनलाइन खुलवाया था चीटिंग मनी को प्राप्त करने के लिए, उसमें भेजा। और रातों-रात मेरे को निकालने से पहले कमरे से इन्होंने हरामखोरों ने वो पैसा निकाल लिया एटीएम से, 3 एटीएम से उसी एरिया में। 12 बजे के पहले निकाला क्योंकि कुछ लिमिटेड अमाउंट होती है और कुछ 12 बजे के बाहर निकाला। तो इतना तरीके से बस भगवान का प्रार्थना करते रहे। उस रात तो हम एक कैदी तो मेरे साथ भी भगवान का नाम लेता रहा, जबकि वो बाद में पता चला मोमडन भी था। लेकिन वो कन्विंस करते हैं, पूछते हैं कितना पैसा है, क्या है? नहीं दोगे, नहीं बताओगे कोड-सोड तो तुम्हें जो है करंट लगा देंगे, मार देंगे, कई दिन तक किडनैप करके रखेंगे। और मैंने तो सच मानिए 5-7 लोग इस तरह के विक्टिम उसी एरिया में आए और एक तो इन विक्टिम्स ने 4 लोग जो सेम हैं मेरे साथ क्रिमिनल जो हैं, पिछले साल भी इन्होंने एक सीए को लूटा था और वो जेल में गए थे, 4 महीना जेल रह के बेल में बाहर आए हुए थे और जज साहब ने बाहर लिख रखा है बेल के ऑर्डर में कि फिर से केस करोगे, कोई क्राइम करोगे, तुम्हारी बेल रद्द हो जाएगी। लेकिन ये देखो राजधानी है दिल्ली की और मतलब यहाँ पर इतना दोबारा क्राइम होने के बाद भी मैंने सैकड़ों बार एसएचओ को बोला, आज तक उनकी बेल उस केस में खारिज नहीं हुई। हालाँकि मेरे केस में अभी जेल में 2 को बेल मिल गई और 2 को 4 लोग अंदर हैं अभी और एक जिसने वो घर दिया था, वो कहता है मैंने तो जन्मदिन के लिए दिया है ये पार्टी के लिए। अगर कोई जन्मदिन के लिए अपना घर देगा, तो क्या वो उस समय मौजूद नहीं होगा? और उस व्यक्ति को पुलिस ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया है। पुलिस इसमें एफआईआर नहीं करती है, हमारी एफआईआर 5 दिन के बाद हुई। बोलते हैं पहले वो जगह दिखाओ कहाँ हुआ ये घटना घटित हुई। वो जगह मैंने बड़ी मुश्किलों से जीपीएस ट्रैक कर के जो मेरे फ़ोन की फाइंड माई लोकेशन से लास्ट लोकेशन आ रही थी उसको ट्रैक किया, तब जाके 6 दिन बाद ये केस रजिस्टर हुआ, 5-6 दिन बाद। कभी बोलते थे ये दिल्ली नहीं है, एनसीआर है, गाज़ियाबाद है, यहाँ है, वहाँ है, जबकि पुलिस को सब पता है। पिछली बार भी इन्होंने कई केस कर रखे हैं 10-15 और नवभारत टाइम्स का आर्टिकल था 40 से ज़्यादा लोगों को लूट चुके हैं। पिछली बार 2.5 लाख लूटे और फिर बेल पा लिया, मेरे से डेढ़ सवा लेख सवा डेढ़ लाख लूट लिया। तो कितनी शर्मनाक बात है, भारत में हम रह रहे हैं, ये अगर ये ऐप्स क्रिमिनल हैं, इनको ऐप्स को यूज़ करने वाले क्रिमिनल हैं मानो जो उसको चला रहे हैं, तो फिर ये क्रिमिनल ऐप्स चलवा कौन रहे हैं? सरकार क्यों इनको मतलब अलाउड कर रही है? और अगर हम क्रिमिनल नहीं हैं, अगर सरकार चाहती मानती है कि हम जो है क्रिमिनल नहीं है, तो फिर ऐसे क्रिमिनल इसका मिसयूज़ क्यों कर रहे हैं? उन पर रोक क्यों नहीं लगती है? कई केसेज़ में तो हत्याएँ तक हो जाती हैं एक्सटॉर्शन के बाद।
वो तो भगवान का शुक्र है कि हमारा जीवन बचा है। तो आज मैं लाइव आने का मेरा मकसद यही है कि सभी लोग सावधान हो जाएं, पूरे भारत के लोग, चाहे नॉर्थ के हों, चाहे ईस्ट के, चाहे वेस्ट के, चाहे साउथ के, पूरे देश में ये हो रहा है। 6-7 से 8-10 लोगों का गैंग होता है और इस तरीके से किसी को बुला के झूठ कपट करके, और एक बच्चे के साथ बीटेक का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, उससे 1.25 लाख लूट लिया इन्होंने अभी 4 महीने पहले, और कोई एफआईआर नहीं हुई। फिर मैंने ट्विटर पे लिखा और जन सुनवाई यूपी की है, योगी आदित्यनाथ की, उस पर डलवाया उस बच्चे का, तब जाके 2 लड़के अरेस्ट हुए हैं 4 महीने के बाद। तो इतनी शर्मनाक चीज है सर, क्या ही बताएं, इतना गंदा एक्सपीरियंस है। और उसके बाद जब कोर्ट में जाते हैं तो इनकी टोली की टोली गैंग वहां रहती है। जैसे ही बेल मिल जाती है, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाते हैं चाकू दिखा के, बंदूक दिखा के, और इनके जो दूसरे क्रिमिनल होते हैं वो इनका वेलकम करते हैं। इनकी इंस्टाग्राम खुलेआम चल रही है, कोई डिफाल्टर लगाता है, कोई क्रिमिनल, कोई वारदात, कोई 420, कोई 320, इस तरीके से ये आईडी चलाते रहते हैं इंस्टाग्राम पे। पुलिस के सामने हो रहा है, लेकिन मनुष्य के, ह्यूमन मैंस के साथ हो रहा है, इसलिए कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। किसी लड़की को 7 घंटे ऐसे एक्सटॉर्शन करते ना, पूरी दिल्ली में हल्ला मच जाए, पूरे देश में हाहाकार हो जाए। आपने एक राजस्थान का कवर केस किया जो दुष्यंत वाला था, उसमें जी। लड़की ने लड़के को बुलाया था, है उसको उसको मार दिया गया, और 7 साल के बाद क्या सजा हुई है? आजीवन की। जबकि उस बच्चे को 2 दिन में ही मार दिया गया, उससे लूट करी गई, टिंडर पे बुला के और मार दिया गया। 7 साल के बाद हमारी न्यायालय क्या सजा दे रही है? आजीवन कारावास, यानी उनको जीवन भर खाना पीने खिलाओ और उनकी देखभाल करो। ऐसे नीचों को जीने का हक है जो जिसकी जिंदगी किसी की छीन ले? तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे भी। मैं यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, इन महोदय को आप सबके बीच लाने का मकसद ये था। यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात ये है कि पुरुषों के साथ जिस तरह से नाइंसाफी हो रही है हमारे समाज में, उसको लेकर तो हर तरफ मांग उठी रही है। हम सब, बहुत सारे लोग हैं जो पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो पूरा मामला है कि अगर कोई समलैंगिक संबंध बनाने के मकसद से किसी डेटिंग ऐप पर जाते हैं, वहां पूरे के पूरे गिरोह बैठे हैं, वो आपको मिलेंगे, आपके साथ पहले आपको अपने ठिकाने पर वो लेकर जाएंगे, उसके बाद वो आपको निर्वस्त्र करके फिर आपको, आपके सामने पूरा का पूरा गैंग खड़ा हो जाता है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है। और यहाँ पूरा मामला ये कि पुलिस के सामने भी कोई सुनवाई नहीं होती है। ये हमारे सामने जो भुक्तभोगी हैं, ये अपनी आप बीती सुना रहे हैं। इन्होंने अपने बारे में बताया कि किस तरह से ये डेटिंग ऐप की वजह से किसी शख्स से मिले जो इन्हें अपने घर लेकर गया, और वहां पर जब इनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ, इनके कपड़े भी अलग रख दिए गए, ये वहां से भाग भी नहीं सकते थे, इनका फोन भी खुलवा लिया गया, इनके साथ पैसे को लेकर धोखाधड़ी भी हुई। इनका कहना है कि पुलिस ने भी कोई मदद नहीं की। और मामला ये है कि सिर्फ ये एक व्यक्ति या एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक तो हिम्मत जुटाकर हमारे सामने आ पाए हैं। इन जैसे न जाने कितने होंगे जो पुलिस तक नहीं पहुंचते होंगे, जो कहीं तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे, बल्कि अपने ही मन में घुट घुट कर रह रहे होंगे। हाल ही में हमने टिंडर केस जो जयपुर का था, हमने उसकी एक कहानी सुनाई थी, और उसके बाद ये हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमें संपर्क किया। मैं पहले इनका धन्यवाद भी देना चाहता हूं, और इनको एक मैं मिसाल की तरह भी रखना चाहता हूं आप लोगों के सामने कि अगर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, आपके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है, तो आप अपने स्तर से जो भी प्रयास कर सकते हैं उसे जरूर करें, चाहे कानून का पक्ष लेना हो, चाहे मीडिया के पास जाना हो। यहां हमारा मकसद किसी एक शख्स को बदनाम करना या किसी एक शख्स को टारगेट करना नहीं है, बल्कि इन जनरल इस बात को बताना है कि ये अकेले नहीं है जो हमारे बीच में आए। इन जैसे न जाने कितने होंगे जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और अपने मन में सोच रहे होंगे कि अरे हमारे साथ भी तो ऐसा हुआ था, हमने बात तो किसी को बताई ही नहीं। कई बार सामाजिक शर्म के डर से आप नहीं बताते हैं, कई बार आपको लगता है पुलिस से कोई मदद नहीं मिलेगी, और कई बार आपको लगता है कि हम किसी अजनबी गैंग के चक्कर में फंस गए हैं। बहुत से लोगों को लगता है जग हंसाई होगी, बहुत से लोगों को यह भी लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, जबकि कुछ भी गलत नहीं कर रहे होते हैं। जो डेटिंग एप्स चल रही हैं वो बाकायदा सरकारी नियमों के मुताबिक चल रही हैं। वो डेटिंग एप्स जो हैं वो कोई कानूनन गुनाह नहीं है, डेटिंग करना कोई अपराध नहीं है। डेटिंग क्या है? दो लोग आपस में मिलते हैं, किसी एक जरिए से मिलते हैं, लेकिन उनके पीछे जो अगर मकसद और मंशा है वो इतनी गलत है कि हम सामने वाले को फंसा दें और उसको किसी जगह पर हम ऐसा फंसाकर उसका पैसा लूट ले, तो एक बहुत बड़ी लूट है। डेफिनेटली इसको लेकर एक कदम जो सरकार की तरफ से उठाया जा सकता है वो ये हो सकता है कि डेटिंग ऐप पर जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका आधार कार्ड हो, उनकी एक ऐसी डिटेल हो जिससे कि वो पकड़े जा सकें, ताकि जब भी शिकायत, अब जैसे बता रहे हैं कि इनकी शिकायत को पहले सीरियसली लिया ही नहीं गया, और
ऐसे मामलों में जब सामने वाली पार्टी को जब बेल मिल जाती है तो उसके बाद वो और भी चौड़े हो जाते हैं, और इन्होंने बताया कि इस तरह की इंस्टाग्राम स्टोरीज ये दिखाते हैं कि हाँ, आप हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो बाकायदा पूरे के पूरे गैंग सक्रिय हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप, एक पहली बात तो ये कि शेयर करें, दूसरी बात, अगर आप भी इसके भुक्तभोगी हैं तो आप अपना नाम और अपने शहर का नाम अगर बताना चाहते हैं, अपनी कोई पहचान बताना चाहते हैं, आप बताइए। हम कोशिश करेंगे आपसे भी बात करें। अगर आपको अपनी शक्ल नहीं दिखानी, नाम नहीं बताना, जैसे कि ये सज्जन है, तो हमें इस बात पर भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप अपना चेहरा बिल्कुल भी ना दिखाना चाहें, लेकिन कम से कम आप अपनी बात हमारे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएं, ताकि हम आपकी बात लोगों के सामने रख सकें। और ऐसा करके न सिर्फ आप अपनी कहानी बता रहे होते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग जो इस गुनाह और अपराध को झेलकर अपने घर में बैठे होते हैं, मायूस होकर, उदास होकर, आप उनके लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। देखिए, अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया है तो गलती आपकी नहीं है। शायद आपकी गलती इतनी हो सकती है कि आपने सावधानी नहीं बरती, आपने पता नहीं किया कि आप किससे मिलने जा रहे हैं, लेकिन वो इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना बड़ा अपराध आपके साथ हो जाता है। जो कानून है हमारे देश में, जो संविधान है, वो आम लोगों की रक्षा के लिए है, उन मासूम और निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए जिनकी कोई गलती नहीं होती, लेकिन कुछ चालबाज लोग उन्हें फंसा लेते हैं और उनके साथ गलत करते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने साथ हो रही नाइंसाफी के बारे में बात करें, पहले कानूनी पक्ष लें, जो भी कानूनी पक्ष आप ले सकते हैं, वकील के पास जाकर सलाह करें, पुलिस में शिकायत दर्ज करें, मुकदमा करें, जांच करवाएं, और उसके बाद इस तरह की घटना को लोगों को बताएं, ताकि जो आपके साथ हो गया है वो और लोगों के साथ ना हो। मैं चाहूंगा कि आपसे एक सवाल मेरा ये है कि बिल्कुल आपने कुछ गलत नहीं किया। आपकी गलती अगर कुछ मानी जाए तो वो सिर्फ इतनी हो सकती है कि आपने पहले से पता नहीं किया कि आप जिससे मिलने जा रहे हैं वो कौन है। ऐसे में एक और बात समझी जा सकती है कि अगर कभी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप अपने, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग परिवार में ना बताना चाहते हो, अपने किसी खास दोस्त को, अपने किसी करीबी को बताकर जाएं कि आप कहां जा रहे हैं, ताकि अगर आपके साथ ईश्वर ना करे कोई अनहोनी हो जाए तो कम से कम किसी को तो पता हो कि आप दुनिया के कौन से कोने में है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपके साथ ये हुआ और आप पुलिस के पास गए तो पुलिस का रवैया कैसा था, और क्या आपकी शिकायत आसानी से लिखी गई, या आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी अपनी शिकायत को दर्ज कराने के लिए? पुलिस तो लिखना ही नहीं चाहती है। पहले 100 नंबर पे कॉल किया था, तब हल्की मुल्की ऐसे ही मतलब इन्होंने केस रजिस्टर करने के नाम पे कंप्लेन ले ली, लेकिन 3-4 दिन तक कुछ नहीं हुआ। तब मुझे लगा कुछ हो नहीं रहा, फिर मैंने 4 दिन के बाद फिर से 100 नंबर पे कॉल किया। मैंने कहा आजकल इतना जुर्म हो रहा है और आपके पुलिस थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिख रहे। तब जाके एसएचओ का फोन आया। फिर जाके हमने अपनी फाइंड माई लोकेशन जो मेरे मोबाइल की आ रही थी, मेरा मोबाइल उन्होंने लूट लिया, दिया नहीं वापिस। क्योंकि जब वो छोड़ने जा रहे थे तो बीच में एक पुलिस वाला मिला 3 बजे सुबह सुबह, 3 और 4 को मतलब हुआ ही जनवरी में। तो उसके बाद उसने हेल्प नहीं करी हमारी और वो चोर भाग गए। मैं अकेला रह गया। उस समय भी मुझे बड़ा जीवन पे खतरा था। लेकिन पुलिस जो है एफआईआर करती नहीं है, इससे बचकती है, क्योंकि आईओ हमारे असाइन होंगे। मुझे तो लगता है इनका ये हफ्ता वसूली का नियम है। और दूसरा, कई केसेस हमने ऐसे देखे टिंडर में, डीयू का स्टूडेंट भी एक आयुष था, उसकी हत्या कर दी गई 2017 में। 2023 में एक ऐसा केस और देखा, हत्या करके फिर फिरौती मांगते हैं और उसकी बॉडी भी नाले में मिली थी। तो इस तरीके से मतलब ब्लाइंड डेट इज इक्वल टू ब्लाइंड डेथ। तो आजकल ये भी हो रहा है कि हत्या भी कर देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये ऐप्स हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी है नहीं, क्योंकि बस ये अपना एडवर्टाइज करते हैं और इनको कोई लेना देना नहीं है। और इस पर ना भारत में कोई इनकी एजेंसी भी नहीं है, कोई डेस्क भी नहीं है, ग्रीवेंस डेस्क, जहां पर ये शिकायतें ले सकें। कुछ भी काम नहीं करते, कुछ भी आईडी को ब्लॉक नहीं करते और ना ही ट्रेस करते। क्रिमिनल्स आजकल गुंडे वारदात, पुणे में ऐसी घटनाएं कितनी हो रही हैं, महाराष्ट्र में कम से कम महीने में 10-15 तो केसेस पिछले महीने आए हैं। एक बच्चे ने मेट्रो से कूद के जान ले ली। तो इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं। जब उसको ब्लैकमेल किया गया, उसने शर्म के मारे मेट्रो से कूद के जान दे दी। देखो, जुर्म करना पाप है, लेकिन जुर्म सहना दुगना पाप है। इसलिए बिल्कुल। सबको अपना साहस और हिम्मत का परिचय देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। आप गलत नहीं कर रहे, जिसने गलत किया है वो डरे। और जीवन तो मिला है और श्वासें भगवान के हाथ में है। तो जीवन को कोई क्या कर देगा, हमारी जो आइडेंटिटी है सीक्रेट रखती है पुलिस। लेकिन हाँ, परेशान जरूर करती है, मजाक सा उड़ाती है। लेकिन अगर आप हिम्मत से आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा आपकी सहायता करेगा। और पुलिस वालों को भी मदद करनी ही पड़ेगी, चाहे वो कितने ही नानापुर करें। आप बड़े लेवल के एसएचओ या डीसीपी से अपनी शिकायत दे सकते हैं, अगर पुलिस थाने में आपकी शिकायत ना सुनी जाए। और 112 या 100 नंबर पे कॉल करके ही थाने पुलिस कंप्लेन लिखवाने जाएं, और एकदम देर ना करें इसमें। देखिए, सबसे पहला कदम तो आप ये उठा सकते हैं, जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं और इस
इस मामले के भुक्तभोगी रहे हैं या संभावित हो सकते हैं, उनके लिए एक पहले से सूचना यह है कि निश्चित तौर पर अजनबी लोगों से मिलने से बचें। ये पहला कदम होगा जो आप अपनी सुरक्षा के लिए उठाएंगे। देखिए, आपके साथ जान माल की लूट हो सकती है, आपकी जान को खतरा हो सकता है, आपको कोई ऐसी इंजरी हो सकती है, आपके पैसे जो मेहनत की कमाई है जो बैंक में जमा है वो लूटे जा सकते हैं, या आपके साथ एक ऐसा आघात आपको पहुंच सकता है जो आपके आने वाले कई वर्षों तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको मेंटल ट्रॉमा हो सकता है। तो इस सब से बचना अगर आपको है तो आप अनजाने व्यक्ति से अनजानी जगह पर न मिलें। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको जाना है, मिलना है, तो कम से कम 4 लोगों को बताकर जाएं कि आप कहां जा रहे हैं और उनसे बात करते रहें, उन्हें बताते रहें। तीसरी बात यह है कि कोशिश करें कि आप मिलने से पहले उनकी सारी जानकारी जुटा लें। कम से कम उनका आधार कार्ड, उनका आइडेंटिफिकेशन आपके पास होना ही चाहिए। बल्कि आप किसी अजनबी से मिलने जाने से पहले उन्हें ऐसी घटनाओं के बारे में खुद बता दें कि मेरे मित्र के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने फला फला चैनल पे ये चीजें देखी हैं, मेरे मन में इस बात का डर है और मैं इसे सुनिश्चित करने के लिए चाहता हूं कि आप मुझे एक अपना वीडियो या पिक्चर या कुछ ऐसा सबूत भेजें जिससे कि आगे अगर कहीं कुछ होता है तो हम बचे। देखिए, जो सही आदमी होगा वो भेज देगा, डर तो चोर को होता है, डर तो गलत को होता है। तो आप अपनी तरफ से फुल प्रूफ करके चलें। देखिए, चोर अगर घूम रहे हैं जमाने में तो आपको अपने घर में ताला लगाने की जरूरत होती है। अगर आप अपने घर को खुला छोड़ेंगे तो चोर अंदर आएगा। इसलिए कोशिश पहली तो ये हो कि हम कोई ऐसी गलती या भूल ना करें जिससे कि हम कहीं फंस सकते हो। दूसरी बात, आप अभी जो कर सकते हैं, जितने भी दर्शक यहां पर जुड़े हुए हैं, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, इसके बारे में बातें होनी चाहिए ताकि उन लोगों का हौसला टूटेगा जब वो देखेंगे कि इस तरह से लोग आकर बात कर रहे हैं। जैसे ये महोदय आए हैं मेरे पास और जैसे मैं ये वीडियो कर रहा हूं, ऐसे अगर हमारे जैसे और 100 लोग और 500 लोग इस तरह के कार्यक्रम को करेंगे, इस बारे में बात करेंगे, तो ये सारी जो बातें हैं ये लोगों के कानों तक पहुंचेंगी, लोगों को पता चलेगा। बहुत से हमारे दर्शक जुड़े हैं जिन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा हो रहा है। तो कम से कम आज हो सकता है हमने कुछ 100 लोगों को ये बात बताई और ये कुछ 100 लोग आगे कई हजारों लाखों लोगों को ये बात बताएं जिससे कि ऐसा किसी के साथ ना हो। इस कार्यक्रम को करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस है। इस कार्यक्रम को करने का मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि हमारे देश में कितनी तरह के अपराध हो रहे हैं और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने के नाते हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो हो रहा है वो लोगों की आंखों के सामने आना जरूरी है। ये जो भुक्तभोगी हैं, विक्टिम है, ये खुद सामने आए हैं, इन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है और एक बहुत बड़ी आपने मिसाल भी कायम की है कि आपने इतनी बड़ी बात यहाँ पर रखी। हमारी भी कोशिश है, हमारे मंच से जब भी ऐसा होगा, जिन बातों पर बात करने की जरूरत है, हम डेफिनेटली करेंगे। मैं चाहूंगा कि जाने से पहले अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो आप जरूर बताइए ताकि आप अपनी बात पूरी कहकर जाएं और जो मकसद है आपका वो पूरा कामयाब हो। हमने एक पेज बनाया इंस्टाग्राम पे, डेटिंग स्कैम विक्टिम्स जो है जी। उसका पेज जी। बनाया इंस्टाग्राम पे। डेटिंग अच्छा। ऐप टिंडर, ग्रिंडर, फ्रॉड, इस तरीके से आप अच्छा। सर्च कर सकते हैं। काफ़ी लोग मुझसे मतलब बताते हैं, लेकिन लोग कंप्लेन कराने में डरते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जो आइडेंटिटी है वो सीक्रेट रखी जाती है, तो आप डरें ना। साइबर कंप्लेन जो है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन साइबर पुलिस अगर 3 महीने के अंदर आप वहाँ अपना बयान दर्ज नहीं कराते हैं और उनको प्रूफ नहीं देते आपके बैंक से जो भी निकला है ट्रांजैक्शन, तो उसका मतलब कुछ नहीं होता है। मतलब फिर वो बंद कर देते हैं कंप्लेन, एफआईआर वगैरह नहीं करते हैं। तो ऐसी जो कंप्लेंट्स हैं, मैं ये भारतीय सरकार से अनुरोध करता हूँ, इनको भी साइबर कंप्लेन के अंदर एक कॉलम ऐड किया जाए डेटिंग ऐप का, या तो डेटिंग ऐप को बंद कर दी जाए या ऐड किया जाए ताकि ईजिली कोई थाने के चक्कर ना लगाए और ईजिली साइबर पोर्टल पे इस तरीके की कंप्लेन दर्ज कर सके। और तीसरा, ऐसा कोई कानून भारत में बनना चाहिए कि जो आधार कार्ड का मिसयूज, जैसे मेरा 8 बार उस दिन आधार कार्ड का ओटीपी प्राप्त करने के लिए मिसयूज हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आधार कार्ड मेरा मिसयूज हुआ, उसके लिए कोई धारा ही नहीं लगी है। बीएनएस 111 लगाई है जिसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हमारे साथ होता है। और जितनी भी ये धारा हैं, मैं सबसे जो भी देख रहे हैं उनसे अनुरोध करता हूँ, पुलिस से भी बोलना चाहता हूँ, कोई है अगर जुड़ा हुआ, ऐसे क्राइम कोई अकेला नहीं कर रहा है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसमें मकोका लगना चाहिए, इसमें बीएनएस 111 की धारा लगनी चाहिए जिसमें आजीवन कारावास की सजा है, फिर इनको इजिली बेल नहीं मिलती है। तो इस तरीके से ये क्राइम कोई अकेला नहीं करता है, ये पूरा गैंग होता है। इनके साथ लॉयर भी कुछ मिले होते हैं जो कि कोर्ट में इनको बेल दिला देते हैं इजिली। तो इसमें बहुत मजबूती से थोड़ा खड़ा होना पड़ता है। 2-4-50 लोग भी इस तरह से कंप्लेन कराना शुरू कर देंगे तो ये केस थोड़ा कम हो जाएंगे। तो ये मेरी सलाह है। बाकी अपना बहुत बहुत नंबर जो शुक्रिया। है, ओरिजिनल नंबर किसी का लाएं, कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप कॉलिंग से किसी
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने यहाँ आकर न सिर्फ आपने अपनी आपबीती बताई है, बल्कि बहुत सारे लोगों को हिम्मत दी है जिनके साथ शायद पहले ऐसा हुआ होगा, या जिस वक्त हम बात कर रहे हैं कहीं ऐसा हो सकता है किसी के साथ हो रहा हो, तो आपने उन्हें हिम्मत देने का काम किया है। और मैं सभी दर्शकों से अनुरोध कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं सभी के लिए कह रहा हूं जो इसके भुक्तभोगी हो सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इन जनाब का जो हमारे बीच आए और उन्होंने अपनी बात रखी। दोस्तों, इस तरीके के जो मसले होते हैं उन पर बात करना बेहद जरूरी होता है। हम अपने प्लेटफॉर्म पर समाज में जितनी बुराइयां हैं उनके बारे में बात करना चाहते हैं। अगर ऐसे लोग हिम्मत करेंगे, अपनी आप बीती बताएंगे, सुनाएंगे और हमारे सामने अपनी पूरी की पूरी बात इस तरीके से खुलकर रखेंगे, तो एक बहुत बड़ा हम कदम अपनी तरफ से उठा सकते हैं अवेयरनेस फैलाने का। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस फैलाना है। इस वीडियो को बनाने का मकसद लोगों को ये बताना है कि हमारे समाज में कितनी तरह के अपराध इस समय हो रहे हैं। आप लोगों ने इस लाइव सेशन को अच्छे से सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई ऐसा वीडियो या लाइव सेशन लेकर आए तो उसके बारे में आपको तुरंत पता लग सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए। लेकिन आपका काम तभी पूरा होगा जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। ऐसी खबरें, ऐसी बातें, ऐसे वीडियोस लोगों तक जितना ज्यादा पहुंचेंगे, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे लोगों की मदद कर रहे होंगे जो कि इस तरह के मामले में फंस जाते हैं। डेटिंग करना गुनाह नहीं है, लेकिन हाँ, अक्सर अजनबी लोगों से मिलते वक्त मिलने की वजह से वो आपके साथ कई बार कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि आपको आने वाले कई सालों तक उसका पछतावा होता है। आगे लोगों को ऐसा पछतावा ना हो, इसके लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश इस वीडियो के तौर पर। उम्मीद है आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और हमारी जो ये मुहिम है इसमें हमें कामयाब होने में हमारी मदद करेंगे। और ये मुहिम जो है वो आप सभी लोगों के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।